सुप्रभात मित्रों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंदर आज 18 अक्टूबर को 21 टॉप मोस्ट एमसीक्यूज को लेकर के आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ, देखते हैं आज 18 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। पहला प्रश्न यहीं से और इसका आंसर है विश्व रजोनिवृत्ति दिवस। रजोनिवृत्ति के बारे में मैं आपको बताता चलूं, ये महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक विषय है। जब महिलाओं के मासिक धर्म का समय जो है वो 3 से 4 दिवस का होता है, उस समय काफ़ी महिलाएं इस तकलीफ से गुजरती हैं और उस समय महिलाओं को स्वच्छता संबंधी जितनी भी चीज़ें जो कर सकती हैं, नीट एंड क्लीन जैसे विषय हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा उनको ध्यान देना होता है। और इसी के एवज में 18 अक्टूबर को महिलाओं को जागरूक करने के लिए इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी बीमारियां महिलाओं को हो सकती है इस पीरियड में, उसी को ध्यान में रखते हुए ये डे मनाया जाता है। देखते हैं इसके कुछ अलग से फैक्ट। इस दिन को इंटरनेशनल मेनोपॉज सोसाइटी IMS द्वारा रजोनिवृत्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इसके अलावा मध्य जीवन और उसके बाद महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के विकल्पों पर भी ध्यान दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, थल केदार वन किस राज्य का पहला जैव विविधता वाला क्षेत्र होगा? तो मैं आपका इसका आंसर बता दूं, इस राज्य का नाम होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के अंदर पहला जैव विविधता वाला जो पार्क है वो वहां पे बनाया गया है। ये एक जो हिमालय की जो रेंज है जिसका नाम है कुमाऊं रेंज के अंदर 4 से लेकर के 8,000 फीट तक की जो ऊंचाई का जो क्षेत्र है उसके ऊपर ये जैव विविधता स्थल को उन्होंने घोषित करा है। देखते हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां दुर्लभ प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर मूल्यवान औषधियां, इसके अलावा 350 से अधिक संकटग्रस्त पौधों और जानवरों की प्रजातियों को भी यहाँ पे घर जैसा माहौल मिलता है। और ये इसका स्थान हुआ है कहाँ पे? उत्तराखंड में। और ये उत्तराखंड का पहला जैव विविधता वाला स्थल बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसी भारतीय शख्सियत रही हैं जिनको भारत का पहला नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। उनकी कृति का नाम था गीतांजलि और अंग्रेजों के समय इस कृति के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। सवाल पूछा जा रहा है कि प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? उस देश का नाम है वियतनाम। अब वियतनाम के अंदर भी रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत प्रमुखता से स्थान दिया गया है, उनके लिटरेचर को। और इसीलिए जब हमारे विदेश मंत्री ने जयशंकर साहब ने जब वहां का विजिट करा तो वहां पे उनकी प्रतिमा का अनावरण करा। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। विदेश मंत्री जयशंकर ने वियतनाम में बाकनिंग नाम की एक जगह है, वहां पे इन प्रतिमा का ये उद्घाटन कर रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टैगोर की कृतियों को वियतनाम में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त भी है और इसीलिए जो है वियतनाम की सरकार ने इस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए जयशंकर प्रसाद साहब जो यहाँ से विजिट के लिए वहां पे गए हुए थे अन्य किसी बायलैटरल एंगेजमेंट के लिए, तभी उनको इस साथ के साथ में इस प्रतिमा का अनावरण भी उन्होंने इनसे करवाया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किस देश ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 चैंपियनशिप को जीता? तो ये जो सेफ की जो प्रतियोगिता होती है, इस प्रतियोगिता के अंदर अंडर-19 की जो प्रतियोगिता हुई फुटबॉल की, उसके अंदर किस देश ने इस खिताब को जीता है? तो उस देश का नाम है भारत। भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 3-0 से हराकर इस खिताब को अपने नाम किया। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। अंडर-19 चैंपियनशिप को जीतने का खिताब भारत ने रचा। इसके अलावा ये जो है 3-0 से इस खिताब को जीता और यहाँ के सबसे जो मूल्यवान जो खिलाड़ी बने उनका नाम मंगलेथांग किपगेन है। इनको इस जो सीरीज है, इस सीरीज का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी इनको घोषित करा गया।
सेफ के बारे में आपको बताता चलूं तो सेफ का जो हेडक्वार्टर है उसका नाम है ढाका, और ढाका पड़ता है बांग्लादेश में। देख लेते हैं इसके सेफ के सदस्यों की संख्या। तो इस सदस्य संख्याओं की संख्या है 7, जिसके अंदर भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ऐसे और श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देश इस देश में इस संगठन में शामिल है। और ये फुटबॉल जैसी प्रतियोगिताएं जो होती हैं उनका आयोजन कराते रहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में समूह शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया? इसका आंसर है गुजरात। गुजरात के अंदर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस समूह शहीदी पार्क का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा इसके अंदर कौन सी ऐसी जुड़े हुए फैक्ट्स मैं आपको बताता चलूं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे लेकर के 1947 तक जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, इसके अलावा उनकी जितने भी फोटोग्राफ्स हैं या उनकी जो प्रतिमाएं हैं उनको वहां पे लगाया गया है। और उनके जीवन चरित्र से संबंधित जितने भी उनके स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितनी भी उनकी चीजें थी या कह सकते हैं उनका जो संघर्ष था उसी को उन फोटोओं के माध्यम से दर्शाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं इसको। और देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में समूह शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय का लोकार्पण करा। इसके अलावा 1857 से लेकर के 90 साल के आजादी का जो एक टाइम पीरियड जो चल रहा था उसके अंदर जितने भी लोगों ने यहाँ पे, अनगिनत लोगों ने यहाँ पे योगदान दिया था, उसी को स्मारक के जरिए लोगों तक बताने का जो काम ये संग्रहालय कह सकते हैं, पुस्तकालय जो कह सकते हैं, वहां पे किया जा रहा है। और इसका लोकार्पण भी गुजरात के गांधीनगर में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कौन सी इकाई भारतीय क्षेत्र के लिए सुपर ड्राई आईपी का बहुमत स्वामित्व प्राप्त करेगी? तो इस इकाई का नाम है रिलायंस। रिलायंस जो ब्रांड है उसने विदेशों में भी अपना जो रिटेल का जो मार्केट है उसमें भी अपने पांव पसारना उन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि जो रिलायंस है ये बहुत बड़ा ब्रांड है, भारतीय ब्रांड है। जो एक तो सबसे पहले इनका जो रिफाइनरी है जो जामनगर के अंदर वो भी इन्हीं का ही है। इसके अलावा इनका जो जियो मार्ट चल रहा है वो है। हम आप सब लोग जो जियो का नेटवर्क जो यूज करते हैं वो इन्हीं का ही है। इसके अलावा इन्होंने रिटेल क्षेत्र में भी इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और उसी की जो सुपर ड्राई जो आईपी का जो बहुमत स्वामित्व प्राप्त करने वाली जो कोई कंपनी है उसी का नाम है रिलायंस ब्रांड। तो ये भी आपने अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। रिलायंस ब्रांड लिमिटेड आरबीएल यूके में अपनी पूर्ण स्वामित्व स्वायत्त कंपनी जो आरबी यूके के माध्यम से यूके से सुपर ड्राई पीएलसी से भारतीय क्षेत्र के लिए सुपर ड्राई आईपी का बहुमत स्वामित्व प्राप्त करने वाली ऐसी कंपनी बन गई है। अब क्या क्या कौन कौन से काम करने वाली है रिलायंस तो हालांकि सभी कार्य करती है, सभी उत्पादों को बेचने के लिए जितना ग्रोसरी का जो सामान आता है। तो जियो मार्ट भी रिलायंस का भी आ गया है। इसके अलावा अब वहां पे एक तो कपड़े, सहायक उपकरण, इसके अलावा जूते का भी जो ब्रांड है इसका भी ये काम करना शुरू कर देगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत एनसीएक्स 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो उनका नाम है अजय कुमार सूद। इसके अलावा भारतीय सेना के 2 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी उन्होंने भी इस समारोह में शिरकत करी। और उन सभी का कार्य यह था कि साइबर सुरक्षा से जितने भी जो थ्रेट्स अभी हम सब लोग देख रहे हैं और हैकिंग जैसी जो चीजें आजकल आम हो जा रही हैं और बहुत सारे ऐसे जो रक्षा प्रतिष्ठान है उनकी साइट्स को हैक कर लिया जा रहा है हैकर्स के माध्यम से, उन चुनौतियों से को निपटने के लिए इस प्रकार का यह आयोजन किया गया था। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। भारत एनसीएक्स 2023 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का दूसरा जो संस्करण था, कार्यक्रम का उद्घाटन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने इसका करा है। इसके अलावा उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र सिंह खन्ना और राष्ट्रीय सलाहकार समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर के साथ इनका किया गया। क्या क्या चीजें होने वाली हैं? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, इसके अलावा राजनीतिक साझेदारी में आयोजित भारत एनसीएक्स 2023 सरकारी एजेंसियों को सार्वजनिक संगठनों के विविध स्पेक्ट्रम में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने और 300 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम का संचालन किया गया। तो हम देख रहे हैं कि साइबर सुरक्षा से जितनी भी चुनौतियां भारत को देखने को जो मिल रही हैं उसी के संदर्भ में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न,
विश्व में अल्जाइमर नाम का एक जो बीमारी होती है, इसके अंदर रोगियों की जो तादाद वो सबसे ज्यादा विश्व में कहां है, और अभी के जो आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से चाइना के अंदर सबसे ज्यादा इस रोग के रोगी पाए गए हैं। हालांकि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो आबादी का जो खिताब कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा आबादी वाला जो राष्ट्र पहले चीन हुआ करता था, उसको पछाड़ करके भारत ने इस स्थान को प्राप्त कर लिया है। लेकिन अभी भी चीन के अंदर बूढ़ी आबादी जो है वो सबसे ज्यादा निवास करती है, और अभी हाल ही के दिनों के अंदर बूढ़ी आबादी की वजह से भारत के बनिस्बत चाइना के पास में कामगार मजदूरों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। चीन दुनिया में सबसे अधिक अल्जाइमर रोगियों वाला देश बन गया है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी दी गई। इस रिपोर्ट को अल्जाइमर पेशेंट्स डिमांड इनसाइड रिपोर्ट शीर्षक में प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार चीन में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 1.5 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा फैक्ट है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत और किस देश ने हाल ही में रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? अभी मैं आपको बताता चलूं कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 2 देशों की यात्रा करी, जिसके अंदर था नाम, एक तो दोनों यूरोपीय देश है फ्रांस, और दूसरा है इटली। दोनों देशों के साथ में भारत के रणनीतिक संबंध काफी प्रगाढ़ और अच्छे हैं। दोनों देशों के साथ में रक्षा उपकरण, इसके अलावा सुरक्षा से संबंधित जितने समझौते कर सकते हैं, और इसके अलावा भारत सैन्य अभ्यास भी इन दोनों देशों के साथों में करता रहा है। विशेषकर फ्रांस के साथ में भारत की जो सामरिक साझेदारी है वो काफी अच्छी मानी जा रही है। और इसी का उदाहरण है कि आप राफेल नामक जो लड़ाकू विमान है वो भी हमने एक दॉस कंपनी है उसी से हमने लिया है, जिसके अंदर 36 राफेल हमने अभी तक उनसे आयात कर लिए हैं। इसके बाद के जो राफेल हम बनाने वाली हैं, ये एक रक्षा का एक संयुक्त उपक्रम होगा, जहां पर दोनों देश अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सारी चीजों को बनाएंगे। लेकिन पूछा गया है कि इस सवाल का आंसर है इटली, और इटली के साथ में भी रक्षा साझेदारी कर रहा है भारत। इसके अलावा यात्रियों को वीजा, जो वहां पे वीजा स्टूडेंट के लिए जाना चाहते हैं, इस पे एमओयूज हुए हैं। इसके अलावा आयात संबंधित जितनी भी जो ढील दे सकता है, कोई भी राष्ट्र दे सकता है, रियायत दे सकता है, उसके बारे में भी समझौते किए गए हैं। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। हाल ही में भारत और इटली के बीच में एक रक्षा सहयोग समझौता तो हुआ ही है। इसके अलावा सुरक्षा, रक्षा नीति, अनुसंधान, विकास, सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, समुद्री डोमेन, जागरूकता, रक्षा जानकारी साझा करने के लिए, इसके अलावा इंटरनेट चैनल और औद्योगिक सहयोग से संबंधित जितने भी प्रकार के द्विपक्षीय सहयोग समझौते हो सकते थे, उतने समझौते इटली के साथ में हमने करे हैं। इटली की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम जॉर्ज मेलोनिया है, और अभी G20 का जब सम्मेलन हुआ था तब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता भी करी थी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। IOC क्लाइमेट एक्शंस अवार्ड 2023 में एथलीट एडवोकेसी अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? तो यह है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 में एथलीट एडवोकेसी अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? तो उनका नाम है बेन ब्लैंकशिप। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, वो एथलीट है और उनको ये पुरस्कार से नवाजा गया है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। अब देखते हैं कि 23 सितंबर को इसका आयोजन किया गया, और एथलीट एडवोकेसी पुरस्कार का जो विजेता बनाया गया वो ब्लैंकशिप को बनाया गया। और जो पुरस्कार जो प्रदत्त किए गए वो 3 कैटेगरीज में करी हैं, जिसके अंदर एक तो जो कैटेगरीज की बात करी जा रही है तो सस्टेनेबल जो ट्रेवल है, सतत यात्रा के बारे में, इनोवेशंस के बारे में, और इसके अलावा एथलीट एडवोकेसी के बारे में भी पूछा गया है। तो यही आपका जो सवाल था इसका उत्तर हो गया है कौन सा? बेन ब्लैंकशिप। ये एथलीट है और उन्हीं को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में मुंबई 19वें स्थान पे है, और पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी की जो कह सकते हैं कि रेट्स सबसे ज्यादा कहां पे हाइक हो रही हैं, उसी के बारे में सवाल पूछा गया है। और आपको बताया भी जा चुका है कि 19वां स्थान भारत के मुंबई शहर का है। तो पूछा सवाल आपसे ये जा रहा है कि पहला स्थान फिर किसका है? तो मैं आपको बताता चलूं कि
टर्की की जो आप कह सकते हैं एक शहर है जिसका नाम अंकारा है, और अंकारा को सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के अंदर अगर किसी की हाइट्स अगर बढ़ी है, सबसे ज्यादा संपत्ति की जो वैल्यू बढ़ी है वो कहां पे बढ़ी है? अंकारा में बढ़ी है। देख लेते हैं इस इंडेक्स में टर्की की राजधानी अंकारा, इसके अलावा इस्तांबुल का भी स्थान इसी के अंदर आ रहा है, जहां पे Q20 2023 में प्रॉपर्टी के दाम में 105.9% की दर से तेजी आई है। लेकिन अगर भारतीय संदर्भ में अगर बात करें तो यहां पे 19वां स्थान मिला है मुंबई को, जबकि 25वां स्थान मिला है न्यू दिल्ली को। आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड के माध्यम से कि न्यू दिल्ली को 25वां स्थान है। इसके अंदर 107 देशों को इसके अंदर सूचीबद्ध किया गया था। अगर देशों की बात करें तो टर्की नंबर पहले 1 पर भी आता है। इसके अलावा उसके बाद भारत का जो स्थान है उसके अंदर 5 शहर तो हैं, लेकिन स्थान जो है वो थोड़े पीछे हैं, जहां पे उनका पहला स्थान अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 19वां आता है, और उस शहर का नाम है मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित कर लिया, और हल्दी उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? पहली बात तो अधिसूचित कर लिया, उनको नॉमिनेट कर लिया, उस लिस्ट में डाल दिया, लेकिन पूछा सवाल यह जा रहा है कि भारत के संदर्भ में यह कह सकते हैं विश्व के अंदर सबसे ज्यादा हल्दी उत्पादित करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा भारत। इसका आंसर कौन सा होगा? भारत। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर कौन सा जो राज्य है जहां जो सबसे ज्यादा हल्दी पैदा करता है तो उसका नाम है तेलंगाना। और हल्दी जो है वो स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूध के साथ में अगर हल्दी का सेवन करने से कमजोर, रुग्ण और बुढ़ापे में जितने जो लोग होते हैं उनके लिए ज्यादा, स्वास्थ्य के लिए ज्यादा कारगर साबित होती है, और इसी के लिए इस पे पेटेंट भी इसका कराया गया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा जो उत्पादक है और उपभोक्ता और निर्यातक दोनों कौन सा है? भारत है। 2022-23 में 11.61 लाख टन वैश्विक हल्दी का उत्पादन करने वाला, 75% से अधिक कह सकते हैं विश्व का 2/3 हल्दी उत्पादन करने वाला जो राष्ट्र है उस राष्ट्र का नाम भारत है। और इसके अंदर अगर हेक्टर की बात करी जाए तो 3.24 लाख हेक्टर के अंदर इसकी बुआई की गई, और सबसे ज्यादा हल्दी उत्पादित करने वाला भारतीय राज्य की बात करें तो उसका नाम है तेलंगाना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक पूछी जा रही है, तो उस रैंक का नाम है 8वें रैंक के अंदर भारत जो है वो आता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। भारत का स्थान रिपोर्ट के अनुसार 8वां रहा है, जबकि वायु प्रदूषित देशों की शीर्ष जो देश है उसके अंदर चाड है, नाइजर है, बांग्लादेश है, इस प्रकार के जो देश हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। और अगर स्वच्छ शहरों की अगर बात करी जाए, तो ये देखो, अब पहले आपको जब प्रदूषित शहरों की बात हो ही रही है तो चाड एक देश है जिसकी राजधानी है दजनामेना, उसको शीर्ष वायु प्रदूषित ये शहर है, और दिल्ली का स्थान क्या आता है? दूसरा आता है। इसके अलावा राजस्थान का एक भिवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, कह सकते हैं भिवाड़ी एक स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयां हैं, तो भिवाड़ी भी अपने आप में छोटा शहर है लेकिन सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। 2028 में लॉस एंजिल्स के अंदर आयोजित होने वाले ओलंपिक गेम्स में से कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? भारत के लिहाज से देखा जाए तो भारत जिसके लिए जाना जाता है वो है क्रिकेट, और क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे बड़ी खबर, और इसको 2028 का अभी जो ओलंपिक खेले जाने वाले हैं उनके अंदर क्रिकेट को भी शामिल किया। क्रिकेट की कौन सी कैटेगरी को जिसको कह सकते हैं कि कौन से फॉर्मेट को किया गया, तो फॉर्मेट का नाम है T20 को इसमें शामिल किया गया, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों को ही इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा 4 अन्य गेम और हैं जिसका भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो 5 खेलों को तो शामिल किया गया है। फ्रांस के लॉस एंजिल्स के अंदर 2028 है वहां पे उनका आयोजन किया जाएगा, और इसके अंदर जो है वो क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। बेसबॉल और सॉफ्टबॉल है, इसके अलावा T20 क्रिकेट है, स्क्वैश है, फ्लैग फुटबॉल है, इसके अलावा लैक्रोस है। आप इस स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं कि 2028 का लॉस एंजिल्स के अंदर जो अभी आयोजन किया जाएगा ओलंपिक के संदर्भ में, तो बेसबॉल, T20 क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस, इस प्रकार के जो 5 गेम हैं उनको ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न, हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है?
तो ये दोनों हैं रेलवे की कंपनियां हैं, दोनों रेलवे की कंपनियां हैं जिनका नाम एक तो इरकॉन है और दूसरा है राइट्स। इन दोनों कंपनियों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए एंड बी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। वित्त मंत्रालय ने रेलवे से जुड़ी 2 कंपनियों को राइट्स लिमिटेड, इसके अलावा एयरकॉन लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। इसके अलावा इसके साथ ही जहां पे टोटल 14 नवरत्न कंपनियां हुआ करती थी, वहां पे अगर 2 नाम प्लस और हो गए हैं तो उनका टोटल हो गया है 16 ऐसी कंपनियां भारतवर्ष के अंदर हैं जिनको नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कौन है? पब्लिक की जो कंपनी है, जिसको कह सकते हैं सार्वजनिक उपक्रम की जो कंपनी है, मात्र एक कंपनी है जिसको सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में सूची में डाला गया। से स्थान नहीं पूछा जा रहा आपसे, स्थान में तो हम बहुत पीछे हैं, लेकिन सूची में भी अगर डाला जा रहा है तो ये भी अपने आप में गर्व की बात है कि हमारी कुछ कंपनियां लिस्टेड हुई हैं जहां श्रम की सूची के अंदर, या कह सकते हैं कि अगर आप किसी को रिक्रूट कर रहे हैं, आप किसी को नियुक्त कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा वातावरण, इसके अलावा सैलरी और बहुत सारे ऐसे कामगार जो स्वच्छ कंपनियां एक देती हैं, वातावरण देती हैं, उसी के लिहाज से सवाल पूछा जा रहा है और उस कंपनी का नाम है एनटीपीसी। एनटीपीसी का ये दर्जा मिला है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। 261वें स्थान पे रही है, बहुत पीछे स्थान है, जबकि अगर बात करी जाए तो शीर्ष 700 कंपनियों की बात हो रही, जहां पे 261वें स्थान पे मात्र भारत की, मात्र कह सकते हैं कि एनटीपीसी एक कंपनी है जो इस लिस्ट में शामिल हुई है। भारतीय लोक उपक्रम जो है पीएसयू, उसकी एक कंपनी है और इस बात का परिणाम है ये कि एनटीपीसी में लोगों को कार्य विश्व की शीर्ष कंपनियों में भी उसके बराबर ऐसा दर्जा दिया जा सकता है, या कह सकते हैं उनको माहौल ऐसा मुहैया कराया जा रहा है जहां पे सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता जो कंपनी है उनमें भारत का स्थान भी आता है किसी कंपनी का नाम लेकर के। उसका स्थान है 261वां। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? आजकल का जो जमाना चल रहा है उसके अंदर 3D का काफी चल रहा है और 3D की में भवन भी बन रही, इमारतें भी काफी बन रही हैं। उसी के लिए एक कोई बहुत बड़ा घर बनाया गया है और उस जगह का नाम है तिरुवनंतपुरम, ये केरल में पड़ता है और यहाँ पे पहला जो है वो 3D हाउस बनाया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीजें। केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्य की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया। 380 वर्ग फुट की लंबाई चौड़ाई वाले, जिसको कह सकते हैं वर्ग फुट के अंदर का जो एरिया था, जहां पे पीटीपी नगर में केरल राज्य के विनिर्माण केंद्र कैसनिक परिसर में बनाएगी, जिसका उद्घाटन राजस्व मंत्री केसी राजन ने किया है। तो 3D प्रिंटेड हाउस के तौर पे अगर पहली बिल्डिंग, अगर इमारत कहीं पे भी बनी है तो वो बनी है कहां पे? केरला में बनी है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया? तो उन मंत्री का नाम है नितिन गडकरी, जो परिवहन कह सकते हैं या राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं वो, और उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। स्थान का नाम हो गया न्यू दिल्ली। और देख लेते हैं इसके बारे में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने न्यू दिल्ली में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल IGSF 2023 का शुभारंभ किया, जो ज्वेलरी में जितने भी प्रकार के जो इनोवेशंस होते हैं, नवाचार होते हैं, और सस्ती कीमत पर लोगों को आभूषण प्रदान करने तथा उनको जो इनका बुकमार्क होता है उसको भी अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य ने लेख लड़की योजना को मंजूरी दी है? लेख लड़की योजना को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर कोई भी बच्ची ज्यादा आगे तौर पे कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा, इसके अलावा अपना कोई स्वरोजगार अगर वो करना चाहती है तो महाराष्ट्र सरकार उसको 1 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान के तौर पे उसको सहायता राशि प्रदान करने वाली है। और उस योजना का नाम जो आप देख रहे हैं स्लाइड के माध्यम से, तो लेख लड़की के नाम से ये योजना है। जान लेते हैं कुछ इसके अन्य फैक्ट। महाराष्ट्र सरकार ने नवरात्रि के मौके पर गरीब घर के
पैदा होने वाली बेटियों को 1 लाख रुपए देने की कल्याणकारी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत गरीब के घर बेटी पैदा होने से 18 साल की उम्र तक जितनी भी वो पढ़ाई करेगी उसको किस्तों के माध्यम से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि ऐसी योजनाएं अन्य राज्यों की सरकारों के द्वारा भी चली जा रही है, जिसके अंदर राजश्री एक योजना है जो राजस्थान सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही है, जिसके अंदर भी बच्चियां जो है जन्म से लेकर के और 18 साल तक भी उनको ऐसी ही राशि वहां पे प्रदान की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 20वां। हाल ही में कहां सरकार वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन करने वाली है? तो कह सकते हैं कि भारत की जो राजधानी है और उसका नाम है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली के अंदर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन किया जाने वाला है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का 3 से लेकर के 5 नवंबर को यह आयोजन किया जाएगा। अपने आप में बड़ा फैक्ट है, सवाल पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा के दौरान। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध खाद्य संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, प्रदर्शित करना और अलग अलग राज्यों से आए हुए व्यक्तियों को इस स्वाद को के जरिए चखाना कि कौन से राज्य के अंदर कौन सी चीजें अच्छी मिलती हैं। उसी के संदर्भ के अंदर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर इसका आयोजन आगामी महीने नवंबर को किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, और अगला आज इस हमारी जो सीरीज है जिसको हम 21 MCQ टॉप के नाम से लेकर के आते हैं, उसी का ये लास्ट प्रश्न है। और देखते हैं इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है आपसे। BHEL के निदेशक औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है बानी वर्मा। बानी वर्मा के पास में और अन्य रिकॉर्ड्स भी हैं कि उन्होंने कौन कौन से क्षेत्रों में उम्दा काम करा है। इसी के बारे में कुछ जान लेते हैं और देखते हैं इनके फैक्ट्स। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त होने पर सुश्री बानी वर्मा ने सार्वजनिक क्षेत्र में इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्योग के निदेशक औद्योगिक प्रणाली के रूप में भी इन्होंने कार्यभार को संभाला हुआ ऑलरेडी पहले से। इसके अलावा सुश्री बानी वर्मा BHEL के ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस सेगमेंट के साथ साथ बेंगलुरु स्थित कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन के निर्माण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये सारे चीज आपने हमारी इस क्लास के दौरान जो 21 प्रश्नों की जो सीरीज है उसको आपने जाना, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन सभी या कह सकते अगली आने वाली भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से इनमें से कहीं ना कहीं आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बने रहिए आप प्रकाश एजुकेशन हब के साथ। इसके अलावा PDF का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।